हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पैट 2025 की प्रैक्टिस सेट सीरीज। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के सम्मिलित किए गए हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है आपके पैट 2025 का जो न्यू पैटर्न सिलेबस पे उस पर आधारित होंगे, जिसके अंतर्गत राजनीति, इतिहास, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित सभी क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। यह प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी आने वाले एग्जाम जो कि कंडक्ट कराया जाना है 6 से 7 सितंबर 2025 को, उसके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रैक्टिस सेट पेपर का पहला क्वेश्चन। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? 1805, 1806, 1809 या फिर 1800? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ में अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1809 में हस्ताक्षर किए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ में। बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। तो रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये आपके पंजाब राज्य के उस समय के राजा थे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में एक स्टेटमेंट भी आपको लर्न करना है, क्योंकि इनकी एक आंख फूटी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भगवान ने मेरी एक आंख इसलिए ले ली है कि मैं सभी धर्मों को समान रूप से देख सकूं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1809। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा आपकी की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, राजा राममोहन रॉय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था इस समाज की स्थापना करने का? तो इसका उद्देश्य था आपकी जो सती प्रथा है उसको खत्म करना, अनटचेबिलिटी को खत्म करना, जो आप छुआछूत मानते हैं उसको खत्म करना, महिला शिक्षा के बारे में इन्होंने बात कही थी। तो इनका उद्देश्य महिलाओं का उद्धार करना था। इसलिए राजा राममोहन रॉय को आधुनिक भारत का अग्रदूत के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राममोहन राय। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना मंजूर एहसान, डॉक्टर मगफूर अहमद आजाजी, सैयद अहमद खान या मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था आपका एजुकेशन प्रोवाइड कराना। किसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना? जो आपके इंडियन मुस्लिम थे उनके लिए एजुकेशन की शुरुआत करना या उन्हें एजुकेशन प्रदान करना। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी। आपकी एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? तो ये की थी 1875 में। बाद में आकर इसी को हम आज के समय AMU के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी, जिन्होंने एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की 1875 में। इसे ही हम AMU के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका एजुकेशन प्रोवाइड कराना। किन्हें? इंडियन मुस्लिम को एजुकेशन प्रदान करना इसका उद्देश्य था। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुडके घोषणा पत्र 1854 को, हंटर आयोग 1882 के प्रतिवेदन को, रेली आयोग 1902 के प्रतिवेदन को, सैडलर आयोग 1917 के प्रतिवेदन को। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, वुडके घोषणा पत्र 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जबकि अदर जितने भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आयोग दे रखे हैं, तीनों के तीनों ही आपके भारतीय शिक्षा से संबंधित हैं, चाहे वो हंटर आयोग हो, रिले आयोग हो या फिर सैडलर आयोग हो। इन आयोगों को भी आपको याद करना ही करना है, सभी के सभी एजुकेशन से संबंधित हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। द्वीपीय समूह का तात्पर्य क्या है? भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर निकला है, काफ़ी हद तक निकट द्वीपों का समूह, एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो सिर्फ महाद्वीपों से स्पष्ट अलग दिखाई देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका द्वीप समूह का तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, एक बड़ी भौगोलिक इकाई जो सिर्फ महाद्वीप से स्पष्ट अलग दिखाई देती है, समुद्र में दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीपीय समूह कहते हैं। जैसे आपके भारत में अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है आपका, दूसरा आपका भारत में लक्षद्वीप है, तो ये उसके क्या हैं? आपके उदाहरण हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति या अमेरिका के विधायकों का विधेयक। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारक है जो भारतीय संविधान के योगदान में निर्माण में योगदान नहीं देता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति। अदर ऑप्शन देख लीजिए। ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र से हमने क्या क्या लिया है? तो विधि का जो शासन है आपका, हमने ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगर हम रूस की बात करें, रूस से हमने क्या लिया है? तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं आपके, वो हमने लिए हैं आपके रूस की समाजवादी क्रांति से। जबकि अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो मौलिक जो अधिकार है आपके, फंडामेंटल राइट हैं, वो हमने लिए हैं अमेरिका की क्रांति से। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा आपका कारक है जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं देता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद, वी.डी. सावरकर या एस.एन. सेन। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, एस.एन. सेन आपके स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे? सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1857 में, जिसके सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन को बनाया गया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 1857। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? 1857 बुक का नाम है, जिन्होंने एस.एन. सेन ने ये पुस्तक लिखी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मुंबई से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली? 1835, 1853, 1825, 1840। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1853 को। कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये चली है आपके मुंबई से थाने के बीच में। इसने डिस्टेंस कितनी कवर की थी? तो डिस्टेंस कवर की थी आपकी 34 किलोमीटर। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आपका मुंबई से थाने के बीच में चलने वाले दोनों ही ज़िले कहाँ पड़ते हैं? तो आपके ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? सिक्किम,
पुणे, मद्रास या फिर मुंबई। तो क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर के बारे में पूछा जा रहा है कि वह किस स्थान पर था। तो पहले आंसर देख लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, मुंबई। किस वर्ष स्थापित किया था? तो 1764 वर्ष में 1764 ईस्वी में आपका स्थापित किया है। किसके द्वारा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। मुंबई कहाँ की राजधानी है? तो मुंबई राजधानी है आधुनिक समय में आपके महाराष्ट्र राज्य की। सीएम कौन है यहाँ के? तो सीएम को भी लर्न कर लीजिएगा। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के आपके सीएम हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? परावैंगनी किरण, रेडियो किरण, गामा किरण या फिर दृश्य किरण। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सी किरणें आपकी पूछी जा रही हैं जो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं और ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, परावैंगनी किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट किरण भी कहते हैं। इनको भी आपको याद रखना है। अल्ट्रावायलेट किरण को आप यूवी रेज के नाम से भी जानते हैं। इनकी वजह से आपका कौन सा रोग होता है? तो इनकी वजह से आपका स्किन कैंसर होने का डर रहता है। बात करते हैं ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत आपकी कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में ये आपकी पाई जाती है। ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी किरणें वायुमंडल में जो उपस्थित होती हैं ओजोन परत के द्वारा अवशोषित की जाती हैं। तो सही आंसर होगा परावैंगनी किरणें। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल, असम, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक आपका होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? कर्नाटक राज्य की राजधानी आपकी बंगलुरु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा आपका स्थित है। ये किन नदियों के द्वारा बनाया गया है? आपका किन नदियों के द्वारा बनता है? तो ये बनता है आपका, ध्यान रखिएगा, दोनों के मिलन बिंदु से। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल का एरिया है, गंगा नदी और आपकी दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोनों नदी जब आपकी मिल जाती हैं पश्चिम बंगाल में जाकर, तो बे ऑफ बंगाल में आपका इस जगह पर आपका सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी पीसीएस, आईएएस जितने भी एग्जाम है आपके, वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए एक एक ऑप्शन। छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिसमें जिसमें वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। जैसे आपके छोटे छोटे आपके, जैसे मान के चलिए क्लर्क हैं आपके, पुलिस वाले छोटे वाले पद हैं आपके, टीचर के पद हैं आपके, ऐसे उनको इन्वॉल्व करने के लिए, छोटे छोटे शिक्षित करने के लिए उनकी आवश्यकता थी जो कि भारतीय थे। इसलिए उन्होंने शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था या शिक्षा का प्रसार किया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1।
जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियम किया गया? 1909, 1920, 1897, 1895। तो देखिए, जॉन मार्ले द्वारा स्टार्ट किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियम किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, 1909 में। इस अधिनियम के तहत ही जो आपके मार्ले थे वो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे। ये आपके गवर्नर जनरल हैं आपके उस समय के भारत में, और जबकि आपके जो मिंटो थे भारतीय सचिव थे। क्या है आपका? इंडियन सचिव थे आपके, या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या इंडियन सेक्रेटरी। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका डिवाइड एंड रूल। क्या था आपका? डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और शासन करो, मतलब भारतीय मुस्लिम और हिंदू लोगों में यहाँ पर इनकी क्या डलवाई गई थी? फूट डलवाने के लिए काम किए गए थे। इसी में आपका जो वोटिंग वाला सिस्टम है, रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, बाहर निकल के आया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1909। बवंडर क्या है? कीपदर बादलों की जोरदार घूमती हुई हवा, अंतर्जालीय भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनने वाली विशाल तरंग, कम हवा के साथ जोरदार मौसमी आंधी, पृथ्वी की सतह में छिद्र जिसे पिघली हुई चट्टानें और गर्म किसे निकलने वाली हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बवंडर आपका क्या है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कीपदर बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवाएं। आपने अक्सर करके देखा होगा कि नॉर्थ इंडिया में बवंडर कब बनते हैं? तो जो आपकी मई और जून की गर्मी होती है उसमें आपके कीपदर बवंडर अक्सर करके बनते हुए दिखाई देते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि गदर आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था आपका 1913 में। स्थान का नाम अक्सर करके पूछा जाता है सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर हुआ था ये? सैन फ्रांसिस्को में ये प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, संयुक्त राज्य अमेरिका। इक्वाडोर और पेरू के तट की अनुदेश कभी कभी समुद्र के साथ ही जल के गर्म होने का क्या कारण है या क्या कहा जाता है? अल नीनो, ला लीना, ब्राजीलियन धारा या फिर लिब्राडोर धारा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदेश कभी कभी समुद्र के साथ जल के गर्म होने को क्या कहा जाता है? अब इक्वाडोर और पेरू कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी अमेरिकी वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर स्थित है आपके, और जो इक्वाडोर स्थित है यहाँ पर है और पेरू यहाँ पर स्थित है। तो इसके जो दक्षिणी भाग में गर्म जल की हवाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। क्या है आपका नाम? सही होगा ऑप्शन नंबर 1, अल नीनो। अल नीनो आपकी एक समुद्रीय धारा है जो कि उसकी प्रवृत्ति कैसी है? गर्म है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? कृषि, निर्माण, हस्तशिल्प या फिर पर्यटन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इनमें से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, पर्यटन आपका प्रमुख पर व्यवसाय नहीं था, जबकि आपके कृषि, विनिर्माण और हस्तशिल्प तीनों ही प्रमुख व्यवसाय थे भारत के अंग्रेजों के आगमन से पहले। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? सुचित्रा सेन, राम मनोहर लोहिया, लाल कृष्ण आडवाणी या सुचेता कृपलानी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा या पुस्तक है?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, लाल कृष्ण अडवाणी की ये पुस्तक है। लाल कृष्ण अडवाणी का संबंध किनसे रहा है? तो इनका संबंध रहा है आपका बीजेपी की पार्टी से। हाल ही में जब 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, लाल कृष्ण अडवाणी। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, सोमदास, सोमदेव, बाणभट्ट या फिर कल्लड़। तो देखिए, अक्सर करके ये पुस्तक आपके बार कई बार क्वेश्चन में पूछी जाएगी और आगे भी पूछती जाती रहेगी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, कल्लड़ के द्वारा आपकी राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इस पुस्तक में हमें पाया जाता है, या कश्मीर की हिस्ट्री पाई जाती है। उस समय कौन से राजा थे? तो डोगरा जितने भी राजा थे आपके उस समय के, उनके इतिहास आपको यहाँ पर पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया गया: औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या निजीकरण। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लैंग्वेज टफ हो जाती है, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए क्वेश्चन को दोबारा आपको पढ़ लेना है। तो देखिए, 1991 में आपकी एक नई आर्थिक उदार नीति आई थी। क्वेश्चन में कहा गया कि इसके अलावा, मतलब जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक नहीं है जिसे अप्लाई किया गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, औद्योगिकरण। क्योंकि 1991 में आपकी तीनों चीज़ों को अप्लाई किया गया था भारत में, जिसे हम LPG योजना के नाम से भी जानते हैं: लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण तीनों ही सम्मिलित किए गए थे, जबकि औद्योगिकरण इसमें संबंधित नहीं है। इस समय आपके आर्थिक मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे आपके मनमोहन सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, औद्योगिकरण। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए, लोकसभा में आपके मतदान करते समय अगर कैसी स्थिति हो जाए, आपकी टाई की स्थिति हो जाए, तो किसके पास वोट डालने का अधिकार है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, स्पीकर के पास ये अधिकार होता है कि वो टाई की स्थिति में अपना वोट दे। अब ये किस में प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 108 में इसका प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ध्वनि प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है? कैंसर, अति तनाव, मधुमेह या फिर बहुत तेज बुखार। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अति तनाव, या फिर जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। आपका सबसे ज़्यादा आपका ध्वनि प्रदूषण के कारण आपका होता है। बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की, तो इसकी यूनिट क्या है, मेजरमेंट किस में करते हैं? तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, लर्न करना ही करना है। डेसिबल क्या है आपकी? डेसिबल में इसे मेजरमेंट आपका किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को या फिर ध्वनि को। ध्वनि जो आपके सुनने में सबसे हेल्पफुल होती है, मानी जाती है, वो कितनी होती है? तो आपकी जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि आपके लिए सुइटेबल मानी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अति तनाव। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है: शरीर संरचना विज्ञान, कृषि विज्ञान, एग्रोलॉजी या मानव विज्ञान। तो देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, शरीर रचना का विज्ञान। क्योंकि एग्रीकल्चर विज्ञान किसके द्वारा है? तो इसमें कृषि के बारे में वर्णन किया जाता है।
एग्रोलॉजी में आपका जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। और मानव में तो मानव के बारे में पढ़ेंगे ही। आंतरिक संरचना की बात की जा रही थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 शरीर रचना विज्ञान। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? 93, 105, 116 या फिर 108? तो देखिए यहाँ पे क्या है, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, 108 के तहत उनकी ये संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्र पाल? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इसमें पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 अरविंद घोष के द्वारा वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना की गई थी। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन अवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह या फिर नरेंद्र मोदी? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन द अवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 शशि थरूर के द्वारा आपकी यह पुस्तक लिखी गई है। अब बात करते हैं शशि थरूर के बारे में। तो ये आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके MP हैं, यानी राजनीति से इनका संबंध है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 शशि थरूर। ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष या वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है ग्राम सभा की कि इनमें से कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति या लोगों की संख्या को ही ग्राम सभा की संज्ञा आपकी दी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। अगर आपको पंचायत से संबंधित प्रावधान पढ़ने हैं तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर BPO की प्लेलिस्ट ऑलरेडी उपलब्ध है। आप वहां पर जाकर कंप्लीट आप पंचायत से रिलेटेड जो भी आपके कंसेप्चुअल वीडियोस हैं ऑलरेडी उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। दशई कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है दशई कहाँ का सबसे भव्य त्यौहार है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2 नेपाल में मनाया जाने वाला एक भव्य त्यौहार है। कितने दिन तक ये मनाया जाता है? तो ये आपका 15 डेज तक आपका नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है आपकी काठमांडू। इस चीज़ को भी आपको याद रखना ही रखना है। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस टेम्पल है वो है पशुपतिनाथ का मंदिर। क्या है आपका? पशुपतिनाथ का मंदिर है यहाँ पर, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है पर्यटन के मामले में और मान्यता लोगों के मानने में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नेपाल। डॉल्फिन किक एक शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर रग्बी? तो देखिए यहाँ पे डॉल्फिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 तैराकी से इसका संबंध है। ध्यान रखिएगा अगर आपका किक शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुटबॉल से संबंधित है, ये तैराकी से आपका संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इंटरनेशनल हैप्पी डे कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 15 मार्च, जनवरी, 31 मार्च या फिर 30 फरवरी? तो देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल हैप्पी डे के बारे में पूछा गया है कब मनाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1 प्रत्येक 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पी डे मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? पंजाब, हरियाणा, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश?
तो देखिए यहाँ पे भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, किस राज्य में किया गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मणिपुर राज्य में स्थापित किया गया है। मणिपुर राज्य के बारे में समझ लीजिए, इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है आपकी मणिपुर की इम्फाल। क्या है आपकी राजधानी, इम्फाल इसकी राजधानी होगी। इसकी जो बॉर्डर है आपका, सीमा जो साझा करता है, किस देश के साथ करता है, तो वो आपका म्यांमार के साथ में आपका सीमा साझा करता है। नॉर्थ ईस्ट का आपका भारत का एक स्टेट है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना इनाम प्रदान किया जाता है, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 25 लाख या फिर 8 लाख। तो देखिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात की जा रही है कि लाइफ टाइम में कितना इनाम प्रदान किया जाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1, 10 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। अब ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है, तो ये स्पोर्ट्स के फील्ड में आपका दिया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, फैजी, बीरबल, अबुल फजल या फिर मुल्ला दो प्याजा। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है आईने अकबरी की कि किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई है। इसके अंतर्गत किसके बारे में लिखा गया है, तो इसके अंतर्गत आपकी इतिहास लिखा गया है बाबर और हुमायूं का। इस चीज़ को भी आपको याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इसामी या फिर इब्न बतूता। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, यहाँ पर की जगह क्या है आपका ए शब्द है। तारिक ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इतिहास लिखा गया है आपके तुगलकों के बारे में, तुगलकी वंश के बारे में यहाँ पर आपका इतिहास मिलेगा आपको। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नीसी जाति का संबंध है, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर बिहार। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है, किस भारतीय राज्य में नीसी जनजाति का संबंध है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है आपकी ईटानगर, जहाँ पर आपकी नीसी जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसका बॉर्डर शेयर कहाँ पे करता है, तो इसकी जो सीमा है वो म्यांमार कंट्री से आपकी लगती है। अदर राज्यों की बात की जाए तो इनमें भी आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तमिलनाडु में एक जाति पाई जाती है तोड़ा जनजाति, उसको भी आपको लर्न करना ही करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश। अवध की निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था, आसिफउद्दौला, आसिफ जहां मिर्जा, सजाउद्दौला या यामीन उद्दौला। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने आपका लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है। अब बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा के बारे में। तो ध्यान रखिएगा जो आपका उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो लोगो है, उत्तर प्रदेश का जो लोगो है, उनमें जो आपकी 2 मछली ली गई हैं वो इसी इमामबाड़े से ली गई हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको कॉलेज जाना चाहिए, अपने मस्तिष्क को ज्ञान से भरपूर करना चाहिए, ये कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पर आपका कथन, ये पूरा एक स्टेटमेंट है कि आपको कॉलेज जाना चाहिए, अपने मस्तिष्क को ज्ञान से भरपूर करना चाहिए, ये कथन किसका है। एंजेलो मर्केल, महाश्वेता देवी, मिशेल ओबामा या फिर नीता अंबानी।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मिशेल ओबामा के द्वारा ये कथन कहा गया है। अब मिशेल ओबामा कौन थी? तो ये आपकी बराक ओबामा, जो कि प्रेसिडेंट थे आपके कहाँ के, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं पास्ट में आपके, उनकी वाइफ थी आपकी मिशेल ओबामा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये यूएसए से बिलोंग करती हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पनामा, मैक्सिको, मकाऊ या फिर लाओस? तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, पनामा देश की मुद्रा है आपकी पटाखा। ये बात कर लेते हैं पनामा कहाँ पर आता है। तो ये आपके उत्तर मध्य अमेरिकी राज्य हैं आपके, क्या हैं आपके, नॉर्थ मिडिल अमेरिकी देश हैं आपके पनामा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लोसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है? मिजोरम, मणिपुर, केरल या फिर गोवा? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि लोसाई बोली कहाँ पर बोली जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, ये मिजोरम में बोली जाती है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मिजोरम की राजधानी है आपकी आइजॉल। इसको भी आपको याद रखना ही रखना है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रामनाथ कोविंद, अमित शाह, डॉक्टर सुभाष कश्यप या फिर संजय कोठारी? तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है। रामनाथ कोविंद कौन है आपके? तो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं भारत के। इस उच्च स्तरीय समिति का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा। तो गठन की तारीख भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 सितंबर 2023 में इसका स्थापना की गई है इस समिति की। टोटल मेंबर इसके अंतर्गत कितने थे? तो टोटल मेंबर थे आपके 8 मेंबर है इसके। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या है? तो भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को के बारे में जानना है कि किस तरह से होंगे, किस तरह से नहीं होंगे। ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था अध्यक्ष कौन है? तो रामनाथ कोविंद। भारत का 13वां महापत्तन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, कच्छ की खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी? तो देखिए यहाँ पर भारत का क्या पूछा गया है। भारत का 13वां महापत्तन, महापत्तन को हम क्या कहते हैं? मेजर पोर्ट कहते हैं। क्या है आपका? ये आपका मेजर पोर्ट है कि 13वां कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये किया जा रहा है। वहाँ पे भी आपकी कौन सी खाड़ी है याद रखना ही है। गलातिया की खाड़ी है आपकी। क्या है आपकी? गलातिया की खाड़ी में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। शहरी शासन सूचकांक 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? नीति आयोग, प्रजा फाउंडेशन, शहरी एवं विकास मंत्रालय या फिर नाबार्ड बैंक? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शहरी सूचना सूचकांक 2024 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। बात करते हैं 2024 के बारे में। तो इसका कौन सा आपका एडिशन है 2024 में? तो एडिशन है आपका 2nd एडिशन है इस सूचकांक का। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं बड़े राज्यों की। जो बड़े राज्यों में सबसे पहला स्थान किसका प्राप्त किया है? तो पहली रैंक आपकी राज्यों में प्राप्त करता है आपका केरल। किसने प्राप्त की है? आपकी केरल ने प्राप्त की है। जबकि छोटे राज्यों में सबसे लास्ट रैंक भी याद कर लीजिएगा कि लास्ट किसने प्राप्ति की है। तो लास्ट प्राप्त की है आपके नागालैंड ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा शहरी शासन सूचकांक 2024 प्रकाशित किया गया।
3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने की मंजूरी दी? 6, 7, 5 या फिर 8? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 3 अक्टूबर 2024 को एक अध्यक्षता हुई थी मंत्रिमंडल की। अध्यक्षता करने वाले मोदी जी थे। कितनी भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, 5 भाषाओं को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है आपके 3 अक्टूबर 2024 की मंत्रिमंडल समिति की कमेटी में। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी आपकी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो नंबर 1 है आपकी मराठी भाषा को दिया गया है। दूसरी आपकी प्राकृत भाषा है आपकी। तीसरी भाषा आपकी पाली है। चौथी आपकी असमिया है। और पांचवी आपकी बांग्ला भाषा है जो कि बंगाल में बोली जाती है। अब इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब टोटल भारत में कितनी भाषाओं को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है? तो टोटल भाषाएं भी आपको याद करनी पड़ेंगी, ध्यान रखिएगा। 11 भाषाएं आपकी टोटल हो चुकी हैं जो कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था आपकी तमिल भाषा को। इसके अलावा और कौन कौन सी भाषाएं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? तो एक आपकी तमिल है, दूसरी आपकी संस्कृत है, मलयालम है आपकी, कन्नड़ है, तेलुगु है और जो सबसे लास्ट है आपकी ओडिया। इन 5 और 6 पहले की भाषा टोटल मिला के कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 11 भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रीय समुद्री वर्ती विरासत परिसर के विकास की परिकल्पना कहाँ पे की गई है? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत या फिर कच्छ का रण? तो देखिए यहाँ पर आपसे बात की जा रही है राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर की परिकल्पना कहाँ पे की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य का आपका एक जिला है जहाँ पर आपके प्राचीन काल का एक स्थल, कौन सा स्थल है आपका? लोथल। जो कि लोथल आपका क्या हुआ करता था? एक डॉकयार्ड हुआ करता था आपके हड़प्पा सभ्यता का। वहाँ पर आपके जितने भी प्राचीन सभ्यता को हमें जीवित करने के लिए इसकी समुद्री विरासत को, समुद्र से रिलेटेड जितने भी व्यापार हुआ करते थे उनको, प्राचीन को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इसका परिसर का निर्माण किया जा रहा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई? मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद या फिर कानपुर? तो देखिए किस शहर में पूछा गया है कि भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेंगलुरु शहर में। जबकि भारतीय कौशल संस्थान 3 आपके स्थापना करने के लिए बोला गया था, जिसमें से आपका मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर को सम्मिलित किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? हरियाणा 90, उत्तर प्रदेश 403, महाराष्ट्र 288 या फिर दिल्ली 75? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको विधानसभा सीटें दे रखी हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, दिल्ली। क्योंकि दिल्ली में जो संख्या है विधानसभा की वो कितनी है आपकी? 70 है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली की, क्योंकि इनमें आपके इलेक्शन हाल ही में हुए थे 2025 और 24 में। हरियाणा के सीएम कौन बने थे? नायब सिंह सैनी आपके हरियाणा के सीएम बने थे। जबकि उत्तर प्रदेश को तो आप सभी को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आपके सीएम हैं।
महाराष्ट्र में भी आपकी बीजेपी की सरकार बनी थी, जहाँ पर आपके कौन बने हैं, तो देवेंद्र फडणवीस। ये भी आपके दिसंबर 2024 में बने हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। दिल्ली में आपके 2025 में ही इलेक्शन हुए थे, फरवरी के मंथ में, जनवरी फरवरी के मंथ में। तो वहाँ पे भी आपके रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया है। और इन चारों राज्यों में किसकी सरकार है, तो आपकी सरकार है सभी में आपके बीजेपी की। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। दिल्ली में आपकी विधानसभा की सीटें 75 ना होकर 70 हैं। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को किस अवधि तक निर्धारित किया गया है? 31 मार्च 2028, 31 मार्च 2029, 21 दिसंबर 2028 या 31 दिसंबर 2029? तो अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को किस अवधि तक निर्धारित किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 31 मार्च 2028 तक के लिए इसे निर्धारित किया गया है। अब बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई थी, या शुरुआत कब की गई थी, स्टार्ट कब किया गया था इसको? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2016 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो नया अपडेट वर्जन आया है अटल इनोवेशन मिशन 2.0, जिसकी निर्धारित अवधि की गई है 31 मार्च 2028 तक। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा, क्यों करना है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत आपकी समझनी है। जो आपकी अनुसूची में 22 भाषाएं ऑलरेडी मेंशन की जा चुकी हैं, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनको इनोवेटिव बनाने के लिए, उनके बारे में पढ़ने के लिए कई चीज़ें आपकी स्थापित की जाएंगी। इसके अंतर्गत 2.0 के अंतर्गत आपकी 2500 अटल टिंकरिंग लैब्स ATLS की स्थापना भी की जानी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये है यहाँ पर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या फिर जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय? तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है यहाँ पे कृषि, जो आपकी नेचुरल फर्टिलाइजेशन होती हैं उनका प्रयोग करके खेती को बढ़ावा देना, इसका क्या है आपका उद्देश्य है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके अंतर्गत आप कितने ग्राम पंचायतों में क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो आपके 15,000 क्लस्टर गांव में बनाए जाएंगे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा पॉइंट है इसके अंतर्गत 10,000 इनपुट्स बनाए जाएंगे, जो कि कौन से होंगे? बायोलॉजिकल इनपुट होंगे, जैव इनपुट आपके बनाए जाएंगे, जिससे कि उनमें नेचुरल खाद बनाई जा सके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। संवित क्या है? रक्षा प्रणाली, माइक्रो प्रोसेसर, रोबोटिक टूर गाइड या सुपर कंप्यूटर? तो आपका संवित क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड है आपका संवित। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अब बात करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो आपका जो बच्चे पैट 2025 की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वीडियो आपके प्रैक्टिस सेट सीरीज़ की ऑलरेडी वीडियो आपकी उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश SI की तैयारी और रिवीजन करना चाहते हैं, आपके संविधान और डिटेल में आपकी मूल विधि पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम बहुत जल्द प्रैक्टिस सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकें। जो बच्चे पैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं सितंबर में और उन्हें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आपके लिए जो आपका संडे आने वाला है उसमें आपकी मैराथन क्लासेस आने वाली हैं, जिसमें आपके जनवरी 2025 से लेकर अगस्त
2025 के सभी क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लगभग 500 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।